गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सबका भौतिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 11 में हम लोग चैप्टर बल वाला पोर्शन पढ़ रहे थे और आज हम लोग पढ़ेंगे एक बिंदुगामी यानी संगामी बलों का संतुलन। संगामी बलों का संतुलन आज हम लोग पढ़ेंगे कि संगामी बलों का संतुलन क्या होता है या एक बिंदुगामी बलों का संतुलन क्या होता है। आज इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, डिस्कस करेंगे इस कक्षा में। तो ये है क्लास 11 का टॉपिक, क्लास 11 फिजिक्स। देखिए टॉपिक हमारा है एक बिंदुगामी यानी संगामी बलों का संतुलन। तो यदि किसी पिंड पर कार्यरत बहुत सारे बलों की क्रिया रेखा एक ही बिंदु पर मिले, यदि किसी पिंड का यानी कोई पिंड ऐसा है कि उस पर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं और जितने भी बल कार्य कर रहे हैं उन सबकी क्रिया रेखा एक ही बिंदु पर मिलती है, तो इन्हें संगामी बल कहते हैं। संगामी फोर्स किसे कहेंगे? ऐसा फोर्स होता है संगामी बल जब किसी पिंड पर बहुत सारे बल कार्य करें और उन सभी बलों की जो क्रिया रेखा हो वो एक ही बिंदु पर मिले, तो ऐसे बल को हम संगामी बल कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यहाँ पे एक पॉइंट पी है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु रखी हुई है या कोई पिंड है। अब इस पॉइंट पे ओ पे एक बल कार्य कर रहा है F1। कौन सा बल कार्य कर रहा है? F1। और ये जो है एक्स अक्ष से α1 एंगल बना रहा है। दूसरा फोर्स कार्य कर रहा है F2। अब ये F2 जो है ये एक्स अक्ष के साथ जो एंगल बना रहा है वो है α2। और तीसरा फोर्स कार्य कर रहा है F3। ये F3 जो है वो एंगल बना रहा है α3। ये कितना एंगल बना रहा है? α3 एंगल बना रहा है। एक्स अक्ष के साथ F1 α1 कोण बना रहा है, लेकिन ये सब एक ही बिंदु पर, इन सबकी क्रिया रेखा एक ही बिंदु पर मिल रही है, बिंदु O पर। F1 की भी, F2 की भी और F3 की भी। तो ऐसे बलों को हम क्या कहेंगे? संगामी बल कहेंगे। ऐसा ही बल संगामी बल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये कोई पिंड है। अब एक बल इधर से लग रहा है, ये इस बिंदु पर एक बल इधर से लग रहा है, एक बल इधर से लग रहा है, लेकिन पॉइंट यही है। तो ऐसे ये तीनों बल एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, तो इनको हम एक बिंदुगामी या संगामी फोर्स बोलेंगे। अब देखिए इधर ये इसका जो परिणामी है सारे बलों का R, वो बना रहा है, जो एंगल बना रहा है उसका एंगल है ये वाला एंगल। हम मान लेते हैं ये कितना है, यानी एक्स अक्ष के साथ परिणामी R का जो एंगल है ये तो मान लीजिए कि आपका α1 होगा। और ये आपका जो एंगल बना रहा है ये α1 एंगल F1 बना रहा है। ये जो एंगल बना रहा है ये आपका है अल्फा। परिणामी के एंगल को क्या मान लीजिए? अल्फा मान लीजिए। तो देखिए एक बिंदु पर लगे दो या दो से अधिक बल, अगर किसी बिंदु पर दो या दो से अधिक बल लग रहे हैं, देखिए यहाँ O पे 3 बल लग रहे हैं, F1 F2 F3। तो एक बिंदु पर लगे दो या दो से अधिक बलों के किसी दिशा में वियोजित भाग का बीजगणितीय योग, यानी किसी बिंदु पर अगर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हैं तो किसी दिशा में इन बलों का वियोजित भाग का बीजगणितीय योग उनके परिणामी के उसी दिशा में वियोजित भाग के बराबर होता है। यानी इनका जो परिणामी R है सभी बलों का, उसी दिशा में अगर परिणामी R का वियोजित घटक ले लेंगे, उसी दिशा में F1 का वियोजित घटक, F2 का और F3 का, इनका बीजगणितीय योग उसी दिशा में वियोजित परिणामी के बराबर होता है। आगे देखिए, अतः हम एक बिंदु पर लगे अनेक समतलीय बलों का परिणामी दो लंबवत दिशाओं में बलों को वियोजित करके निकाल सकते हैं। कि अनेक, मान लीजिए चाहे जितने, एक बिंदु पर अगर बहुत सारे बल लग रहे हैं तो उन सबका हम वियोजित घटक दो लंबवत घटकों में उन बलों को वियोजित करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या माना कि माना 3 बल। कौन कौन से बल हैं? F1 माना 3 बल, F1 F2 F3 3 बल हैं। कौन कौन से हैं? F1 F2 और F3 किसी बिंदु O पर कार्यरत है। ये बिंदु O है, O पर कार्यरत है। माना इनका परिणामी R जो धन एक्स अक्ष से अल्फा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? अल्फा कोण बना रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? देखिए ये तीनों का परिणामी क्या है? R है। तो आप लिख सकते हैं तब R इक्वल टू परिणामी R बराबर क्या लिख सकते हैं आप? परिणामी R परिणामी R बराबर आप लिख सकते हैं F1
प्लस F2 प्लस F3, क्योंकि आर क्या है, तीनों बलों के योग का परिणामी बल है। तीनों बल जहां आर क्या है, x अक्ष और y अक्ष के अनुदिश। अब देखिए इधर आप परिणामी आर का जो है x अक्ष और y अक्ष के अनुदिश घटक निकाल लेंगे। तो देखिए इधर परिणामी आर का x अक्ष के अनुदिश घटक देखिए इधर ये आर एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है यहाँ पे, तो इसका एक्स अक्ष के अनुदिश घटक क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष के अनुदिश इसका घटक हो जाएगा आर एक्स बराबर हो जाएगा आर कास अल्फा। इसको वियोजित कर देंगे, ये एंगल थीटा, थीटा के पास वाला कास होता है, यानी क्या हो जाएगा एक्स अक्ष के अनुदिश घटक आर एक्स आर कास अल्फा, और वाई अक्ष के अनुदिश घटक क्या हो जाएगा तथा वाई अक्ष के अनुदिश घटक क्या हो जाएगा आर वाई बराबर हो जाएगा आर साइन अल्फा, आर वाई बराबर क्या हो जाएगा आर साइन अल्फा। इसी प्रकार हम बलों को भी, यानी इसी प्रकार से बल F1 F2 और F3 को भी हम वियोजित घटकों के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए इधर इसी प्रकार F1 F2 व F3 को भी वियोजित कर सकते हैं, वियोजित कर सकते हैं। ये जो आपके F1 F2 और F3 हैं, इनको भी हम क्या कर सकते हैं, वियोजित कर सकते हैं। तो देखिए इधर जब हम वियोजित करेंगे तो F1 F2 F3 तीनों बलों के जो x अक्ष के अनुदिश घटक आएंगे वो r cos अल्फा के बराबर होंगे, और जो y अक्ष के अनुदिश घटक आएगा वो r sin अल्फा के बराबर होगा। क्योंकि हमने क्या बताया है, अभी हमने आपको बताया है कि एक बिंदु पर लग रहे दो या दो से अधिक बलों के किसी दिशा में वियोजित भागों का बीजगणितीय योग, यानी किसी बिंदु पर अगर दो या दो से अधिक बल लग रहे हैं तो उनके किसी भी दिशा में वियोजित भागों का योग जो होता है उनकी परिणामी का उसी दिशा में वियोजित भाग के बराबर होता है। तो यानी देखिए अगर ये F1 का x अक्ष के दिशा में कर लेंगे, F2 का x अक्ष के दिशा में कर लेंगे और F3 का भी x अक्ष की दिशा में कर लेंगे, तो इन तीनों का जो वियोजित घटक का योग आएगा x अक्ष की दिशा में वो परिणामी r के x दिशा में वियोजित घटक के बराबर होगा। तो अब देखिए इधर यहाँ पे हम क्या करेंगे, वियोजित कर सकते हैं, तब हम क्या लिखेंगे r cos अल्फा, यानी r cos अल्फा किसके बराबर है, rx के बराबर हमको क्या मिल जाएगा, बराबर हमको मिल जाएगा F1 cos अल्फा 1। अब ये F1 cos अल्फा 1 क्या है, ये F1 यानी F1 बल का x अक्ष के अनुदिश घटक है, प्लस देखिए क्या हो जाएगा F2 cos अल्फा 2 प्लस F3 cos अल्फा 3। ऐसे इसी प्रकार से क्या हो जाएगा r sin अल्फा, तो r sin अल्फा बराबर क्या हो जाएगा r y के बराबर क्या हो जाएगा F1 sin अल्फा 1 प्लस F2 sin अल्फा 2 प्लस F3 sin अल्फा 3 sin अल्फा 3। अब ये क्या हो गया तीनों वियोजित, इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन 2 मान लेंगे। ये समीकरण 1 है और ये क्या है समीकरण 2 है। इसको आप जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर इसके आगे हम चर्चा करेंगे। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लेंगे। अब देखिए आगे क्या करेंगे, आगे हम ये करेंगे कि समीकरण परिणामी r का परिमाण, यानी देखिए यहाँ पे आपको ये सबको पता है कि अल्फा 1 अल्फा 2 व अल्फा 3 F1 F2 व F3 का x अक्ष की धनात्मक दिशा में बनने वाले कोण हैं, ठीक है ना। ये अल्फा 1 कोण बना रहा है कोण F1, F2 क्या बना रहा है अल्फा 2, F3 क्या बना रहा है x अक्ष की धन दिशा में अल्फा 3 कोण बना रहा है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो समीकरण
समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 और 2 का जब वर्ग करके जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, दाहिना पक्ष दाहिने पक्ष में, बायां पक्ष बाएं पक्ष में। तो आर स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर आपको मिल जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आर स्क्वायर बराबर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं आर बराबर अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। अब देखिए इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, अगर किसी बिंदु पर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं और उनके परिणामी का यक्ष अक्ष का घटक यानी परिणामी के यक्ष अक्ष का घटक और वाई अक्ष का घटक पता है, तो आप लगने वाला परिणामी बल कितना है उसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। कोण अगर आपको निकालना है तो कोण आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पहले आप नोट कर लेंगे, फिर हम कोण निकालने की विधि आपको बताने जा रहे हैं। तो इसको आप नोट कर लेंगे। अब देखिए कोण कैसे निकालेंगे, तो समीकरण 2/1 से, समीकरण 2 को क्या करेंगे, समीकरण 1 से भाग कर देंगे से, तो आपका क्या हो जाएगा आर साइन अल्फा बटे आर कास अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आर वाई बटे आर एक्स, आर वाई बटे क्या हो जाएगा आर एक्स, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो टेन अल्फा बराबर आपको मिल जाएगा आर वाई बटे आर एक्स, या अल्फा बराबर आपको मिल जाएगा टेन इनवर्स आर वाई बटे आर एक्स, यानी परिणामी का वाई घटक वाई अक्ष के अनुदिश घटक और एक्स अक्ष के अनुदिश घटक अगर आपको पता है तो आप बनने वाला कोण ज्ञात कर सकते हैं कि परिणामी आपका एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में कितना कोण बना रहा है, अल्फा का वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं कि अल्फा का मान कितना होगा। तो ये एक बिंदु पर अगर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं और उन कार्य करने वाले बलों का जो परिणामी है, परिणामी का अगर आपको एक्स अक्ष के अनुदिश घटक पता है और वाई अक्ष के अनुदिश घटक पता है तो आप परिणामी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम इसमें एक न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो ये संगामी बलों के संतुलन पर एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में क्या है कि एक चित्र बना हुआ है, ये चित्र है और चित्र में देखिए दो बल है। एक बल F1 है जो एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में 60 न्यूटन का बल इस पर लग रहा है, यानी F1 बल 60 न्यूटन का और F2 40 न्यूटन का। ये एक्स अक्ष की दिशा से एक्स अक्ष से 30 अंश का कोण बना रहा है ऊपर वाला, और नीचे वाला ये यहाँ से यहाँ तक 60 अंश का कोण बना रहा है। अब इस सवाल में क्या कहता है कि चित्र में 8 किलोग्राम के पिंड पर, एक ये 8 किलोग्राम का पिंड है, यहाँ पे कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान पिंड का 8 किलोग्राम है। पिंड पर बल F1 बराबर 60 न्यूटन तथा F2 बराबर 40 न्यूटन क्रमशः एक्स अक्ष के साथ 30 अंश व 60 अंश का कोण बल लग रहे हैं। परिणामी बल तथा पिंड का त्वरण ज्ञात कीजिए। परिणामी बल ज्ञात करना है और पिंड का क्या ज्ञात करना है, त्वरण। परिणामी बल आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, परिणामी बल ज्ञात करना है। तो देखिए इधर परिणामी बल आप कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इधर सॉल्यूशन। तो परिणामी बल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों बलों को यानी बलों को एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष की दिशा में वियोजित करने पर, तो देखिए इधर बलों को एक्स व वाई अक्ष की दिशा में वियोजित
वियोजित करने पर, तो जब बलों को x और y दिशा में वियोजित करेंगे तो देखिए x अक्ष के अनुदिश घटक क्या मिलेगा आपको, F1 cos, ठीक है, अल्फा 1 प्लस F2 cos, यानी यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, F1 कितना है 60 cos 30 अंश प्लस क्या मिल जाएगा, F2 क्या है 40, F2 क्या है 40 न्यूटन का है F2। भाई F2 का x अक्ष के अनुदिश घटक, पहले F1 का x अक्ष के अनुदिश घटक क्या हो जाएगा, F1 cos अल्फा 1 का मतलब 30, F1 का मतलब 60 प्लस F2 cos अल्फा 2 यानी cos 60 हो जाएगा। फिर देखिए ऐसे और इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, तो इसको आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 60 और cos 60 का मान कितना होता है, cos 30 का मान √3/2 धन 40 गुणे cos 60 का मान 1/2, तो ये 2 से काटेंगे 20 आ जाएगा और ये 2 से काटेंगे 30 आ जाएगा, तो ये 30 गुणे 1.732 धन क्या हो जाएगा 20, और इसको जब आप हल करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 71.96 न्यूटन, 71.96। अभी आप क्या निकालेंगे, फिर Fy निकालेंगे, तो Fy के बराबर क्या मिल जाएगा, F1 यानी 60 sin 30 प्लस क्या हो जाएगा F2 यानी 40 sin 60। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो 60 sin 30 का मान 1/2, sin 30 का मान क्या हो जाएगा 1/2। देखिए यहाँ पे एक बात और ध्यान देंगे आप, F2 जब इसको आप वियोजित करेंगे तो इसका जो y का घटक आएगा F2 का, यहाँ पे ध्यान देंगे, एक तो इसका x अक्ष की इस दिशा में हो जाएगा धनात्मक दिशा में, यानी F2 इधर हो जाएगा क्या, F2 cos 60 और इधर क्या होगा इसका F2 sin 60, तो ये किस दिशा में हो जाएगा, ऋण दिशा में, जबकि इसका देखिए F1 का वियोजित करेंगे तो F1 cos 30 और F1 cos 30 F1 sin 30 इधर हो जाएगा, लेकिन जब F2 का करेंगे तो F2 cos 60 और F2 sin 60 इधर आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे चिन्ह माइनस लिखेंगे, क्योंकि ये जो F2 को जब वियोजित करेंगे तो x अक्ष की दिशा में इधर वाला घटक मिलेगा लंबवत और y अक्ष में इधर मिलेगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा sin, देखिए sin 30 का मान 60 गुणे 1/2 ऋण 40 गुणे sin 60 का मान √3/2, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये सॉल्व करने के बाद जब इसको आप हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा -4.64 -4.64 न्यूटन, ये क्या मिल गया, ये Fy का मान मिल गया, इसका मान मिल गया, ये Fy का मान। इसको आप समझ लेंगे, देखिए ये F2 है, F2 को जब आप दो लंबवत घटकों में वियोजित करेंगे तो यह सच के अनुदिश इधर क्या मिलेगा F2 cos 60 और इधर क्या मिलेगा इस तरफ F2 sin 60। अब ये F2 sin 60 जो है वो यह सच की ऋण दिशा में है, इसीलिए यहाँ पे जब आप मान निकालेंगे तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। समझ में आ रही बात, अगर ये ऊपर की दिशा में होता y अक्ष के धन दिशा में तो ये क्या होता धन होता, ठीक है। ये वैल्यू आ गई -4.6 न्यूटन। अब आगे हम इसको क्या करेंगे, आगे इसको हम इसका परिणामी निकाल लेंगे, अतः परिणामी बल, तो हम आगे क्या करेंगे अतः परिणामी बल, तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, परिणामी बल या बराबर हो जाएगा √fx² प्लस fy² तो वैल्यू क्या है 71.96, तो मान रख देंगे हम 71.96 और उसके बाद उसका दोनों का मान रख देंगे 4y का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f बराबर √71.96 का होल स्क्वायर प्लस fy के स्थान पे -4.64
ये दोनों का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो आगे आपको क्या मिलेगा, 71 पॉइंट का स्क्वायर करेंगे 51, ये आपको मिल जाएगा अंडर रूट 51 78.24 प्लस आपको मिल जाएगा माइनस इसका करेंगे तो आपको मिल जाएगा 21.53। दोनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3 4 7 और ये आपका हो जाएगा 5 2 7.8 और 1 9 हो जाएगा, 7 और 2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और 5 1 यानी 5199.77। 5199.77। अब इसका जब आप परिणामी निकालेंगे तो ये आपका है 72.1 का होल स्क्वायर, 72.1 का होल स्क्वायर यानी ये आपको मिल जाएगा 72.1 न्यूटन। अभी आपको परिणामी मिल गया ना 72.1 न्यूटन। जब का मान, अब इससे आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, कोण ज्ञात कर सकते हैं। कोण ज्ञात करने के लिए आपको मैंने बताया था कि क्या होता है, tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा fy बटे क्या हो जाएगा fx। इससे आप कोण ज्ञात कर सकते हैं। मतलब सवाल में पूछ नहीं रहा है लेकिन आप कोण को ज्ञात कर सकते हैं। कोण के साथ साथ आपको त्वरण ज्ञात करना है तो f बराबर क्या होता है ma, तो a बराबर क्या हो जाएगा f बटे m। अब f का मान आपका दिया है a बराबर f का मान कितना दिया है 72.1, ठीक है, और उसका मान कितना था 8, कितना था 8। तो अब आप इससे क्या ज्ञात कर लेंगे त्वरण, तो 8 9 72 यानी a बराबर लगभग कितना आ जाएगा 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल लगाने को आते हैं संगामी बलों वाले में, संगामी बल वाले सूत्र पर। यानी जब संगामी बलों का संतुलन होता है तो ऐसे 3 बल दिए रहेंगे और उन बलों का परिमाण दिया रहेगा, बलों का परिणामी ज्ञात करना रहेगा। तो तीनों बलों को लंबवत घटकों में विभाजित करके उनके x अक्ष वाले घटक को जोड़ करके परिणामी के x अक्ष के बराबर कर देंगे और तीनों के y घटक को जोड़ करके परिणामी के y अक्ष के बराबर कर देंगे, यानी fy के बराबर कर देंगे और उसको fx के बराबर कर देंगे, फिर कोण ज्ञात कर देंगे। धन्यवाद। इस क्लास को देखिएगा। फिर आगे अगले वाले वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन के बारे में चर्चा करेंगे, घर्षण के बारे में।